तो 13 में दोबारा वो राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी। लेकिन 18 में जब चुनाव हुआ तो फिर बीजेपी हार गई। जो वहां का ट्रेंड रहा है लगातार 25-30 सालों से कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो उस हिसाब से इस बार तो बीजेपी की सरकार का टर्म था ही। लेकिन यदि मुख्यमंत्री के हिसाब से देखा जाए तो इस बार वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री बनने की भी दावेदारी थी। नमस्कार, मैं रंजन यादव, मेरे इस यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। मिजोरम समेत 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और तेलंगाना का मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बन चुका है। पर प्रश्न उठता है कि आखिर हिंदी पट्टी के 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन होंगे? क्या वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे या रमन सिंह होंगे, या कोई नए चेहरे को बीजेपी के आला कमान उतारेंगे? अब दोस्तों, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में इस बार बीजेपी ने चुनाव लड़ी है, इससे साफ संकेत जाता है कि कहीं न कहीं चुनाव से पहले ये प्लानिंग हो चुकी थी कि न तो शिवराज सिंह चौहान को रिपीट करना है, न वसुंधरा राजे को रिपीट करना है और न ही छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को दोबारा मुख्यमंत्री बनानी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चुनाव अभियान के दौरान जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को खारिज किया गया, एक तरह से पूरी तरह नजरअंदाज किया गया, साइडलाइन की गई, न उनको चुनाव अभियान की जिम्मेवारी दी गई, न उसको बैनर और पोस्टर में वो स्थान जो मिलना चाहिए वो स्थान दिया गया। उनकी जो सबसे लोकप्रिय योजना थी लाडली बहना योजना, इसको भी कोई खास तवज्जो प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी जनसभा में नहीं दी। किसी भी जनसभा में शिवराज सिंह चौहान जो 18 साल से मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं, अपने भाषण के किसी भी रैली में न शिवराज सिंह चौहान का नाम लिए और न उनकी सबसे जो लोकप्रिय योजना है लाडली बहना योजना, उसका जिक्र किया। तो ये तो पहले से ही तय था कि ये चुनाव मोदी जी अपने चेहरे पे और कमल के छाप पे लड़ रहे हैं। तो साफ संकेत था कि हो सकता है कि यदि बीजेपी चुनाव जीतती है तो शिवराज सिंह चौहान को दोबारा मुख्यमंत्री न बनने दिया जाए। अब प्रश्न उठता है कि आखिर इसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है? वो क्यों शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का नहीं बनाना चाहते हैं? दरअसल दोस्तों, मेरा जो अपना व्यक्तिगत राय है उसके हिसाब से 18 साल का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और अभी जितने भी बीजेपी के नेता हैं उसमें किसी भी नेता से सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है उनके पास। कोई भी इस तरह का पद पे रहने का 18 साल का अनुभव मोदी जी का भी जोड़ दें तो नहीं होता है। मोदी जी भी 2001 में मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के और उसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री बने। तो कुल मिला के 13 साल ही मुख्यमंत्री रह पाए थे। इससे पहले एक ज्योति बसु थे जिनका मुख्यमंत्री के पद पे लंबा कार्यकाल था, लेकिन उसके बाद अभी जो हालात हैं, अभी जो बीजेपी के नेता हैं, उसमें किसी भी नेता का इतना लंबा अनुभव मुख्यमंत्री पद का नहीं है। इस वजह से वो चाह रहे हैं कि यदि इस बार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो सीनियरिटी होगी वो 23 साल की हो जाएगी। 18 साल वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और यदि फिर 5 साल के लिए एक और टर्म वो ज्वाइन करते हैं एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, तो 23 साल उनकी सीनियरिटी हो जाएगी एज अ चीफ मिनिस्टर। तो इस चीज का डर भी है, भय भी है कि यदि 23 साल का मुख्यमंत्री बीजेपी में कोई है तो उसकी दावेदारी मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद पे सबसे पहली होगी। और अमित शाह ऐसा कतई नहीं चाहते हैं, क्योंकि मोदी के बाद कौन जब प्रश्न उठता है तो अमित शाह के दोनों कान खड़े हो जाते हैं। और इसी चीज को लेकर के हम लोगों ने देखा है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के साथ अमित शाह की रंजिशें हैं। तो इस वजह से उनकी कद को छोटा करने के लिए इस चीज से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि मध्य प्रदेश में दरकिनार किए जाने के बावजूद शिवराज सिंह चौहान ने कितना मेहनत किया, कितनी रैलियां की, इसके बावजूद उनको ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। जो सर्कमस्टांसेस अभी हैं, जो वहां से इनपुट आ रही है, उसके हिसाब से कुल मिला के अब ये तय माना जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री होगा वो कोई नया चेहरा हो। वो चाहे नरेंद्र मिश्र हो सकता है, नरेंद्र सिंह तोमर हो सकता है, कैलाश विजयवर्गीय हो सकता है, और भी इस लिस्ट में
कई सारे नाम हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिस नाम पे कयास लगा जा रहा है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्योंकि जब 2018 में कांग्रेस की सरकार गिरी थी मध्य प्रदेश में, तो कहीं न कहीं सिंधिया की बगावत की वजह से ही एक गुट जब बीजेपी के पास चला गया तो बीजेपी की सरकार बनी थी 1-1.5 साल के बाद, चुनाव के 1-1.5 साल के बाद। तो ये उपलब्धि सिंधिया के खाते में है और कहीं न कहीं राजस्थान से भी इसका लिंक होता है, जो आगे मैं बात करूंगा। इस वजह से ज्यादा कयास ज्योतिराव सिंधिया के नामों पे लगाई जा रही है कि ज्योतिराव सिंधिया मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। पर एक प्रश्न और उठता है कि क्या यदि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो क्या वो चुप बैठेंगे? कुछ लोग का यह भी मानना है कि हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री न बनाया जाए तो बदले में उसे केंद्र में मंत्री बना दिया जाए। पर वो कह चुके हैं कि हम दिल्ली नहीं जाएंगे, मैं मध्य प्रदेश में रह के इस प्रदेश की लोगों का सेवा करना चाहता हूं। कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष तौर पे इशारा हाईकमान को दे चुके हैं कि हम मध्य प्रदेश में ही रहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री ही बने रहना चाहते हैं, मुझे केंद्र में मंत्री पद स्वीकार्य नहीं है। तो इसके साथ साथ एक और प्रश्न उठती है कि आखिर शिवराज सिंह चौहान क्या चुप बैठेंगे? मुझे लगता है उनको चुप बैठना पड़ेगा। हालांकि वो जवाब भी देंगे, जब वक्त आएगी तो इसका बदला भी वो लेंगे। लेकिन अभी जो सर्कमस्टांसेस हैं और जो पिछले 20-25 सालों का बीजेपी का अपना तजुर्बा रहा है, उसके हिसाब से वो अभी चुप ही बैठेंगे। वो बगावत नहीं करेंगे, वो विद्रोह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज की बीजेपी अटल और आडवाणी की बीजेपी नहीं है। आज मोदी और शाह की बीजेपी है और इस वजह से उनके पास चुप रहने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि वो चुप ही बैठेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दशकों में जो कुछ चंद लोगों ने बीजेपी से बगावत की, जिन्हें बीजेपी से असंतोष था और वो बगावत किए, उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ा। उनकी जो पॉलिटिकल कैरियर है वो तबाह हो गई। इस वजह से मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान की यही भलाई है कि वो चुप ही बैठे और अगले 3-4-5 महीनों में लोकसभा चुनाव है और यदि वो हाईकमान को संदेश कुछ देना चाहते हैं, कुछ इशारा करना चाहते हैं, तो वो इशारा कर चुके हैं कि हम दिल्ली नहीं जाना चाहते हैं, हम प्रदेश में रह के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। और उनको जो बदला लेने का प्रश्न है, तो मुझे लगता है कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो लोकसभा चुनाव में दिल्ली के गद्दी पर बैठने का जब बारी आएगी, उस वक्त हो सकता है कि वो बदला ले सकते हैं मध्य प्रदेश में। जो मध्य प्रदेश में 29 में 28 सीटें केंद्र को मिली हुई है, लोकसभा की सीटें, इस बार वो 28-9 मिले, क्योंकि ये सब लोग कह रहे हैं, जितने भी लोग ग्राउंड जीरो से आए हैं, जो सर्वे हुई है, जो एनालिसिस हुआ है, उसके हिसाब से कि शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता है। भले ही इस चुनाव में मोदी जी शिवराज सिंह चौहान का नाम न लिए हों, उनकी योजनाओं का नाम न लिए हों, पर इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है कि शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता मध्य प्रदेश में नहीं है। तो देखना है आगे ऊंट किस करवट बैठती है। लेकिन जो हमने कहा था कि ज्योतिराव सिंधिया का जो मुख्यमंत्री बनाने की कयास है, उस पर ज्यादा जिक्र इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि इसका कनेक्शन राजस्थान से भी है। नो डाउट, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान के सबसे कद्दावर और लोकप्रिय नेता यदि बीजेपी का कोई है तो वो वसुंधरा राजे है। और बीजेपी के हाईकमान ये चाहती है कि वसुंधरा राजे को इस बार मुख्यमंत्री न बनाया जाए और वो एक तीर से दो निशाना लगाना चाहते हैं। ज्योतिराव सिंधिया को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना करके वो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को यह संकेत देना चाहते हैं कि एक ही परिवार का दो व्यक्ति कैसे मुख्यमंत्री हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी पे परिवारवाद का थप्पा लगेगा और इस वजह से वसुंधरा राजे का मुंह चुप करवाना चाहते हैं, क्योंकि जो तेवर हाल के दिनों में चुनाव के नतीजे के बाद 3 दिसंबर के बाद वसुंधरा राजे का है, वो वाकई में ये संकेत देता है कि वसुंधरा राजे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे केंद्रीय आला कमान को ये संदेश भेज रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि मैं इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं।
और हो भी क्यों नहीं, जिस प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता वो महारानी है, तो उनका हक भी बनता है। हालांकि ये बात अलग है कि जिस तरीके से उनको नजरअंदाज करके राजस्थान का चुनाव लड़ा गया, इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि वसुंधरा राजे का जनाधार नहीं है। बिल्कुल, और प्रत्यक्ष तौर पे ये कहा जा सकता है कि वसुंधरा राजे का पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी का सबसे लोकप्रिय चेहरा के रूप में जाना जाता है। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि 3 दिसंबर के शाम में वसुंधरा राजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। उसके बाद 5, साढ़े 5, 6 बजे के करीब में बीजेपी कार्यालय प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है नतीजे आने के बाद, और उससे साफ स्पष्ट होता है कि बीजेपी के हाईकमान को ये कत्ते बर्दाश्त नहीं है कि जीत का सेहरा वसुंधरा राजे के सर बंधे। वो पूरी तरीके से चाहते हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों के जीत का सेहरा मोदी जी के सर पे बंधे। और मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये भी तय करने की जिम्मेवारी मोदी और शाह की होनी चाहिए। यहाँ किसी की नहीं चलेगी, किसी का बस नहीं चलेगा कि मैं बनना चाहता हूं, मैं बनना चाहता हूं। और यही वजह भी है, हालांकि एक इतिहास भी अपना है कि वसुंधरा राजे का जो इतिहास है वो लंबा है। 2003 में जब पहली बार वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी, तो राजस्थान बहू के नाम पे लाल कृष्ण आडवाणी उनको मुख्यमंत्री बनाए थे, चेहरा बनाए थे कि ये राजस्थान की बहू है। 3 से 8 तक वो वहां के मुख्यमंत्री रही, और 8 में जब वो हार गई, कांग्रेस की सरकार बनी, तो अशोक गहलोत वहां के मुख्यमंत्री बने। लेकिन 13 में जब चुनाव हुआ वहां विधानसभा का, तो उस वक्त मोदी लहर था, तो 13 में दोबारा वो राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी। लेकिन 18 में जब चुनाव हुआ, तो फिर बीजेपी हार गई। जो वहां का ट्रेंड रहा है लगातार 25-30 सालों से कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, तो उस हिसाब से इस बार तो बीजेपी की सरकार का टर्म था ही। लेकिन यदि मुख्यमंत्री के हिसाब से देखा जाए, तो इस बार वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री बनने की भी दावेदारी थी। पर मुझे लगता है, हालांकि अभी कल शाम लेट से, हमको लगता है 10 बजे के करीब में वसुंधरा राजे दिल्ली के लिए रवाना हुई, और वो कह के तो गई कि हम अपने बेटे दुष्यंत के पत्नी बहू से मिलने जा रहे हैं, उनकी कुछ तबीयत नासाज है। पर जो सूत्रों से जानकारी मिलती है कि वो बीजेपी के आला कमान से मुखातिब होने जा रहे हैं, और बीजेपी के आला कमान उनसे हिसाब मांगेंगे कि आखिर उनके बेटा दुष्यंत कुछ विधायकों को होटल में क्यों घेर के रखे हुआ था। ऐसे भी कुछ मैसेजें आ रही है। हालांकि 3 दिसंबर के नतीजे आने के बाद 4 दिसंबर से ही वसुंधरा राजे सिंधिया अपने घर पे विधायकों का तांता लगाना शुरू कर दिया था, और अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाने में कहीं कोई संकोच नहीं की। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि 40 से 50 विधायक के करीब करीब उनके खेमे का है, और हो सकता है कि यदि बीजेपी का आला कमान वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, तो वो बगावत कर सकता है। पर मुझे इस पे संशय नजर आता है कि कोई भी नेता आज के तारीख में ये हिम्मत या साहस नहीं कर पाएगा कि बीजेपी से बगावत करे, क्योंकि ये, फिर मैं कहता हूं कि ये अटल और आडवाणी की बीजेपी नहीं है, ये मोदी और शाह की बीजेपी है। उसके परिवार और कैरियर को तबाह कर देगा ये बीजेपी, और कहीं का नहीं छोड़ सकता है। इस बीजेपी के पास वो हर हथकंडा है जिससे किसी राजनेता के कैरियर को तबाह की जा सकती है। मुझे लगता है कि हो सकता है कि सबसे ज्यादा अभी जो जिन नामों पे चर्चा हो रही कि राजस्थान का आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो उसमें दिया कुमारी का नाम भी आता है, चाहे भैरव सिंह शेखावत का नाम भी आता है, बाबा बालकनाथ का भी नाम आता है। पर मुझे जिस व्यक्ति पे सबसे ज्यादा उम्मीद नजर आता है कि हो सकता है कि उसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, वो अश्विनी वैष्णव है। अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं, हो सकता है कि जिस तरह से हमने कहा कि मध्य प्रदेश में ज्योतिराव सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाई जा सकती है, उसी तरह राजस्थान में अश्विनी वैष्णव को मुख्यमंत्री बना सकता है। और एक चीज जो मुझे और लग रहा है कि ज्योतिराव सिंधिया की वो हैसियत नहीं है, अभी सीनियरिटी में भी वो छोटे हैं, उनका अभी वक्त है दिल्ली के लिहाज से, तो उनको यदि मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो बीजेपी के लिए, मोदी और शाह के लिए हाल के नजदीक में
5-10 वर्षों में कोई खतरा नजर नहीं आता है। लेकिन यदि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वो दिल्ली दरबार को भी आंख तरेरने में कभी कोई गुरेज नहीं करेगा। सीनियरिटी में भी वो सबसे सीनियर नेता है। तो जिस तरीके से हमने कहा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान भी बगावत करने की साहस नहीं कर सकते हैं और वो अपना बदला लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे ले सकते हैं, उसी तरह यदि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो वो भी बगावत तो नहीं ही कर सकते हैं, जिसकी उम्मीद 9 के बराबर है, पर वो बदला लेने से भी नहीं चूकेगी, क्योंकि वो राजस्थान की महारानी है, बहू है और उनका एक लंबा इतिहास रहा है। वो जिस ठसक और कड़क के साथ पॉलिटिक्स में है, उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो दिल्ली दरबार को भी सबक सिखाने में कभी चूक नहीं करेगी। आज बस इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।